हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 पे आते हैं। इसके पहले पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा हुआ था केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। सारी चीज जर्नल चीजें थी आपको केमिकल काइनेटिक्स की। इसको आपने पिछली वीडियो में चर्चा हम कर चुके हैं आपसे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, जैसा मेरा टॉपिक लिखा हुआ है आज हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। यहाँ पे रिएक्टिंग सब्सटेंस का मतलब जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, उन्हीं रिएक्टेंट को ही रिएक्टिंग सब्सटेंस भी आप बोल सकते हो। तो कह रहा है जो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होता है वो किसकी प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस के। अब इसको हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। आप एक जनरल केमिकल रिएक्शन ले लीजिए। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन आप रिएक्शन लीजिएगा ए प्लस पी, आपका रिएक्टेंट हो गया, आपका ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। तो आप इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। आपने क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यानी R is proportional to the concentration of the reacting species. तो rate of a chemical reaction is proportional to the concentration of reacting species. concentration of reacting species कौन सा है? यही आपके A प्लस B, A और B यही आपकी reacting species है। इन्हीं का concentration दिखाना है आपको। तो rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of reacting species. अब अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा दें तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर K क्या है? वेयर K इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। यहां पे के आपका रेट कांस्टेंट है। अब अगर हम अगर मैं ए और बी के कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लूं, अगर ए का भी कंसंट्रेशन एक मान लूं और बी का भी कंसंट्रेशन हमें एक मान लूं, यानी अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर यूनिटी, अगर मैं ए और बी का कंसंट्रेशन एक मान लूं, यूनिटी मान लूं, तब क्या हो सकता है? देन आर इज इक्वल टू के हो सकता है। तो यहां से आप K को डिफाइन कर सकते हो, K यानी रेट कांस्टेंट को आप डिफाइन कर सकते हो। रेट कांस्टेंट may be defined as the rate of the reaction if the concentration of each of the reactant is unity। यहां पे आप डिफाइन कर सकते हो, hence the rate constant may be defined as the rate of the reaction when the concentration of each of the reactant is unity।
ठीक है। रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये कब हुआ है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट, आपने यूनिटी मान लिया है, यहां से आपने रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट एक्सप्रेशन। तो चलिए इस पे आते हैं, क्या होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट एक्सप्रेशन। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट of the reaction in terms of concentration of reactant is called rate law. It is also called rate equation or rate expression. ध्यान समझिएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन और रेट एक्सप्रेशन आपने डिफिनेशन सुन ही लिया होगा। केवल रिप्रेजेंटेशन होता है रेट ऑफ द रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एक जनरल इक्वेशन के थ्रू उसको हम समझते हैं। कंसीडर कीजिएगा एक जनरल इक्वेशन, आपका ए है, कैपिटल ए बी कैपिटल बी, आपका गिव्स आउट सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। ये आपका कोई जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे ए बी सी एंड डी क्या है? स्मॉल ए बी सी डी क्या है? स्मॉल ए बी सी और डी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। Where A, B, C and D are the stoichiometric coefficient of A, B, C and D। ठीक है, स्मॉल ए बी सी डी क्या है? आर द स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ ए बी और सी एंड डी के, यानी ए एंड बी रिएक्टेंट हो गया, सी एंड डी आपका प्रोडक्ट हो गया। स्मॉल ए बी सी डी इनके स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। अब इनके लिए जरा आप रेट ऑफ द रिएक्शन लिखिए। रेट ऑफ द रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। तो रिएक्टेंट आपका ए है और इसका कितना मोल है? स्मॉल ए। उसी तरीके से बी और स्मॉल बी इसकी पावर के फॉर्म में जाएगी। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटा दूं, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, स्मॉल ए की पावर के फॉर्म में, कंसंट्रेशन ऑफ बी, स्मॉल बी। यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, इसको बता सकते हैं इनके मोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके पहले अभी आपने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन, और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन केवल आपका बताता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के सीधे प्रोपोर्शनल होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो रिप्रेजेंटेशन नहीं बताता है कि आप रेट ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करिए, केवल एक थ्योरी है। वो केवल बताएगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका क्या बताएगा? रेट को एक्सप्रेस करने के लिए दिखाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन को रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है, और लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बोलता है। वो केवल इतना बता देगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपसे एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बोलेगा वो। लेकिन रेट लॉ क्या करेगा? उसको एक्सप्रेस करवाता है आपसे। अब अगर मैं इस रिएक्शन को इसके डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये आर की प्लेस पे आप लिख सकते हो माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये माइनस डी आर बाई डी टी ये कहां से आया आपका? ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या था? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे माइनस डी आर बाई डी टी लिखा गया है। डी आर का मतलब डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डी टी का मतलब टाइम टेकन। अब चलिए हम इसको एक
रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। आपकी रिएक्शन है आपकी 2NO प्लस O2 गिव्स आउट 2N। अगर इसका रेट ला एक्सप्रेशन लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखोगे आप? R इज इक्वल टू के NO की पावर आपकी 2 हो जाएगी, फिर आपका O2, या इसको आप इसके डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, इसको भी आप लिख सकते हो माइनस dr बाई dt इक्वल टू के NO का स्क्वायर बाई O2। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ये रेट है, इसका ये डिफरेंशियल फॉर्म है, यानी माइनस dr बाई dt मतलब हो गया डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई टाइम। लेकिन आपको स्टार्टिंग में याद होगा, रिपीट कर देता हूं। आपने लिखा था रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू होता है डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई टाइम टेकन और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। ठीक है, हम आगे आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। सीधा सा मतलब है, किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगी होती है, उसी पावर को आप ऐड कर लीजिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है, उसी पावर को आप ऐड कर लीजिए, वही आपकी क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और नीचे कह रहे हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सीड 3। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और ये निगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक जनरल रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। आप ए है, ए प्लस बी, बी कंसीडर करिए कि आपकी जर्नल रिएक्शन दी गई है। अगर आपसे पहले क्या करिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है। तो पहले जो भी रिएक्शन दी गई है, उस रिएक्शन को का पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, उसके बाद उसका ऑर्डर निकालिएगा। R इज इक्वल टू हो गया K कंसंट्रेशन ऑफ A, उसकी पावर है स्मॉल a, फिर कंसंट्रेशन ऑफ B, उसकी पावर कितना है? स्मॉल b। अब ये जो पावर है, इसी पावर को आप ऐड कर लीजिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन A प्लस B, ये आपका हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सीधा सा मतलब है, जो भी आपके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है या उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर लगा हुआ, उसी पावर को आप ऐड कर लीजिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकल के चला आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपको पावर दिख रही है, उसी पावर को हम सीधे ऐड कर ले और हमारा ऑर्डर निकल जाए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। थियोरेटिकली इसको आप एकदम एक्यूरेटली आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो कि यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं कि वही हो, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। देखिए भी हमने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। थियोरेटिकली आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो, मतलब आप सीधे रिएक्शन देख करके आप उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हो। यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय लुकिंग द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन को डायरेक्टली देख करके आप उसके ऑर्डर को डिफाइन नहीं कर सकते हो। अब इसको हम कुछ इक्वेशन के थ्रू हम समझते हैं, देखिएगा। अब इसको हम कुछ
रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल दिया गया आपका 2H2O gives out 2H2O plus O2। अगर हम इसका डायरेक्ट ऑर्डर निकालें रेट लॉ के थ्रू तो क्या आएगा, R इक्वल टू K, फिर H2O2 आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इसकी आप पावर लगा देंगे ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए, लेकिन 2 होता नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी एक से अधिक स्टेप में जाएगी। जो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर तो आप उसे सिंगल स्टेप से सीधे निकाल दोगे, लेकिन अगर आपकी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, एक से अधिक स्टेप में जा रही है, तो उस स्टेप में जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उस स्लोवेस्ट स्टेप से उसका ऑर्डर आप निकालेंगे। यहाँ पे तो इसका ऑर्डर 2 आया, लेकिन ये सही नहीं है। ये रिएक्शन आपकी 2 स्टेप में जाएगी। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H2O2 आपका डिकम्पोज होता है H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये स्टेप आपका स्लो होता है। सेकेंड स्टेप में यही नेसेंट ऑक्सीजन एक सेकेंड नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करके O2 बनाता है, तो रिएक्शन आपकी बहुत फास्ट होती है। तो आपने पहले केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा हुआ है कि जितने भी फास्ट रिएक्शन होती है उसका आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, तो इस रिएक्शन का तो कोई बात ही नहीं है। आप इसी स्लो स्टेप को उठाएंगे आप और इसी से आप इसका ऑर्डर डिफाइन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेट इज इक्वल टू K, फिर केवल H2O2 है रिएक्टेंट में तो H2O2, और इसके ऊपर कुछ नहीं लगा, मतलब इसकी पावर क्या है 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 का मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये अगर आपकी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो हमारी स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसी स्लोवेस्ट स्टेप से हम क्या करेंगे, रेट डिटरमाइन करेंगे, सॉरी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, एक और रिएक्शन देखिएगा, ये आपका एथिल एस्टेट है, इसका आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपका एसिटिक एसिड बन रहा है और एल्कोहल बन रहा है। इसका रेट निकालिए, R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एस्टेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर 2 होना चाहिए था, क्योंकि एक पावर इसके ऊपर लगी होनी चाहिए, एक पावर इसके ऊपर लगी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने 0 पावर लगा दिया है और इसके ऊपर एक सिंगल पावर लगा हुआ है। ठीक है, तब तो इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। होता ऐसा क्यों है, अगर यहाँ पे देखिए वाटर लिया गया है इस रिएक्टेंट के साथ, तो किसी भी रिएक्शन में अगर आप वाटर देखिए, इतना जान लीजिए वाटर के द्वारा किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं होता है। ठीक है, तो वाटर के द्वारा किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं होता है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन आप 0 दिखाओगे। ठीक है, केवल आप क्या करेंगे, आप एथिल एसीटेट का एक कंसंट्रेशन दिखाएंगे, वाटर को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यहाँ पे सीधे दिख रहा है NH4NO2 है, आपका डिकम्पोज हो रहा है N2 + 2H2O में, रेट क्या हो जाएगा, R इक्वल टू K, इसी का कंसंट्रेशन केवल आप लिखेंगे, इसकी पावर 1 है, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, 2NO2 आपका डिकम्पोज हो रहा है 2NO + O2 में, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे इसके आगे 2 लगा हुआ है, 2 मोल, ये आपका पावर में चला जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देख क्या रहे हो कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंटली होता है। ठीक है, कहीं पे देखिए कंसंट्रेशन तो आपको 2 दिख रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, 1 हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप थ्योरेटिकली डिफाइन करते तो ऑर्डर 2 होना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपका 1 आता है। आप सीधे बैलेंस केमिकल रिएक्शन देख करके इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यानी इसको K से डिनोट करते हैं। एक जनरल रिएक्शन लीजिएगा, आपका रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट P में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन लिखिएगा, R इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि A। अब K इज इक्वल टू क्या हो सकता है, K इज इक्वल टू R/A।
ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपको रेट कांस्टेंट के की यूनिट निकालनी है, इसलिए के इक्वल टू आर बाई ए हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे आर क्या होता है? आर आपका रेट ऑफ द रिएक्शन है, और रेट ऑफ द रिएक्शन आपको बताया गया है, रेट ऑफ द रिएक्शन होता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन है ऊपर, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन टाइम टेकन है, यानी ऊपर कंसंट्रेशन है, नीचे टाइम है आपका, ये आपका रेट होता है। और ए क्या है? जो आपका ए लिखा गया है, ए आपका केवल कंसंट्रेशन को दिखा रहा है। ध्यान से देखिएगा, आर आपका क्या है? आर आपका रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, यानी ऊपर आपका कंसंट्रेशन होगा चाहे रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का, बाय नीचे क्या होता है? टाइम टेकन। तो कंसंट्रेशन बाय टाइम लिख दिया हमने। और ए क्या है? ए आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, तो ए इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? कंसंट्रेशन लिख दिया। अब इसी को जरा इसमें पुट करिएगा, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है? कंसंट्रेशन बाय टाइम इनटू, आप इसको लिख सकते हो 1 बाई कंसंट्रेशन। ए को आपने कंसंट्रेशन लिया है, तो आर की प्लेस पे लिखा गया है कंसंट्रेशन बाय टाइम, और ए को लिखा गया है 1 बाई कंसंट्रेशन। अब इसको और क्या लिख सकते हो आप? कंसंट्रेशन किसमें होता है? कंसंट्रेशन का मतलब हो गया मोल पर लीटर, यही होता है कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर में होता है, या आप इसको लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स। ठीक है। और टाइम की प्लेस क्या लिख सकते हो आप? टाइम की प्लेस पे आप सेकंड लिख सकते हो। टाइम की प्लेस पे आप एस यानी सेकंड लिख सकते हैं आप। यहां पे कंसंट्रेशन की प्लेस पे लिखिएगा मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की प्लेस पे आप लिख सकते हो सेकंड इनटू 1 बाई कंसंट्रेशन की प्लेस पे आप लिख सकते हो यहां पे भी मोल लीटर इनवर्स। इतना ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब हम जीरो ऑर्डर की अगर हम बात करें, अगर हमारा ऑर्डर जीरो आ रहा है, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? अगर जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट निकालने के लिए कहा जाए, तो आप सीधे इसी इक्वेशन से उठाइएगा, तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, शॉर्ट में लिखता हूं बाई टाइम, इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन। और अगर जीरो ऑर्डर है हमारा, अगर हमारा ऑर्डर जीरो है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। जीरो ऑर्डर का मतलब ऑर्डर जीरो कब होगा? जब रिएक्टेंट हमारा, जब हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे, तभी जीरो ऑर्डर होगा। तो यानी ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, अगर रेट ऑफ द रिएक्शन इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब आगे चलिए, क्या हो सकता है? इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की प्लेस पे आप लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की प्लेस पे आप लिख सकते हो सेकेंड इनटू, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसको हटा दीजिए आप। अब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका रेट कांस्टेंट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जरा सा फर्स्ट ऑर्डर पे आइएगा,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसी तरीके से K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम 1 बाय कंसंट्रेशन, इतना आपने लिख लिया। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हुआ कि हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब कंसंट्रेशन की पावर केवल 1 होगी। अगर यहीं पे 2 लिख दें तो हमारा सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो कंसंट्रेशन की पावर, इसका मतलब केवल 1 है। अब रेट निकालिए आप, तो मोल लीटर इनवर्स, नीचे आप सेकंड लिखोगे, इंटू 1 बाई, ये भी कंसंट्रेशन है, इसको भी आप लिखोगे मोल लीटर इनवर्स। अब ये आपका मोल लीटर इनवर्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा, केवल सेकंड इनवर्स। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यानी K की वैल्यू है। इस तरीके से सेकंड के लिए निकालेगा। इसमें क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन। अब यहां पे सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब यहां पे स्क्वायर लग जाएगा कंसंट्रेशन का। तो क्या हो जाएगा यहां पे, मोल लीटर इनवर्स बाय सेकेंड इंटू 1 बाई, यहां पे कंसंट्रेशन का स्क्वायर लगा हुआ, यानी आप इसको 2 बार लिख सकते हो। मोल लीटर इनवर्स एक बार और लिख सकते हो आप, मोल लीटर इनवर्स, स्क्वायर लगा हुआ आपने 2 बार लिख दिया। एक मोल लीटर इनवर्स से एक मोल लीटर इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। यह आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।